नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। तो सत्र को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 14 अगस्त 2022 यानी कि जो अभी संडे आ रहा है, उस दिन 11 बजे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा बायजूस आईएएस की तरफ से आयोजित करी जाएगी। यदि आप अपनी यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें नए आयाम लाना चाहते हैं, उसको नई रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो इस परीक्षा में जरूर सम्मिलित होइएगा। 90% तक की जो स्कॉलरशिप है वो इसमें आपको दी जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 14 अगस्त सुबह 6 बजे तक है, तो बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए तुरंत इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस परीक्षा में जरूर सम्मिलित होइए। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से आपके लिए एक्सप्लेन्ड सीरीज हर शुक्रवार को प्रसारित करी जाती है। तो कल यानी कि 12 अगस्त को रात्रि 8 बजे डेटा संरक्षण विधेयक के ऊपर आपके लिए एक्सप्लेन सीरीज आएगी, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो सत्र को शुरू करते हैं। आज के सत्र के जो विषय रहेंगे एक बार मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है G20 से संबंधित। G20 आपको पता है 2023 में भारत में होने वाला है, तो यहां पर भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी गई है, उसको एक बार देख लेंगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 ये जो लोकसभा में सरकार ने पेश किया, उसको लेके इतना ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रही है, इसके बारे में चर्चा होगी। बीएसएनएल टेलीकॉम को संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने इनको आर्थिक पैकेज मुहैया कराया है, उस पर हम लोग देख लेंगे। और अंतिम टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन पर नया एक अमेरिकी विधेयक आया है, उस पर भी हम लोग नजर डाल लेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे इन सारे टॉपिक्स में से मुख्य परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आपको याद होगा कल के द हिंदू विश्लेषण में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि जो लोग इसका सही उत्तर देंगे मैं उनका नाम इस सत्र में नाम घोषित करूंगा। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। देवव्रत, अभिषेक, प्रियंका, सिमरन, गेमिंग, सचिन, हरियाणवी, कल्पना, अजीत, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, ये आपके लिए ही बनाया जाता है। मैं कोशिश हमेशा हर वीडियो में ये करता हूं कि सरल शब्दों में पूरा द हिंदू का आर्टिकल आपको समझा दूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चीजें टू द पॉइंट हो, आपका समय भी ना वेस्ट हो और पूरा द हिंदू आपको समझ में आ जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है। चलिए अब सत्र को शुरू करते हैं बिना विलंब के। यह सत्र भी टू द पॉइंट रहने वाला है। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ये मत सोचिए कि मैं इस वीडियो को कल देख लूंगा, 2 दिन बाद देख लूंगा, 3 दिन बाद देख लूंगा। अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई आकस्मिकता आ जाती है, तो वो एक अलग चीज है। बट जिस दिन वीडियो रिलीज होता है, कोशिश करा करिए कि 1 से 2 दिन के अंदर उस वीडियो को देख के और उसके तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए। तो इससे क्या होगा, वो काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो सारे आर्टिकल आपके पास नोट्स के फॉर्म में मुहैया हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है G20 से संबंधित। ये आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। इसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर से है, जहां हम लोग महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि G20 जो 2023 में भारत में होने वाला है, इस बार का G20 कहां पर हो रहा है, इंडोनेशिया में, बाली में। आपको पता होगा इसी वर्ष 2022 में जुलाई माह में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें हमारे विदेश मंत्री बाली गए हुए थे। तो 2023 का समिट कहां पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो यहां पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा G20 के अंदर जो 20 देश, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है, अगर पूरे वर्ल्ड के जीडीपी की बात करें तो पूरे विश्व की जीडीपी का 85% हिस्सा इन्हीं G20 ग्रुप से आता है। तो इतने बड़े अर्थव्यवस्थाएं जब एक साथ एक मंच पर आएंगी और भारत उनका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, भारत इस चीज को होस्ट कर रहा है, तो हमें बहुत सोच समझ के यहां पर अपने विषय उठाने चाहिए, यानी कि चुनने चाहिए। कैसे विषय, हम अब देखिए भारत इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो सारे जो G20 के बाकी मेंबर्स है वो यहां पर आएंगे, भारत केंद्र बिंदु में रहेगा। तो अब यहां पर हमारा
कर्तव्य ये बनता है कि हम अपनी प्रतिबद्धताएं डिसाइड करें, हम अपनी जिम्मेदारियां डिसाइड करें कि हमें कौन सा मुद्दा इतने बड़े मंच पर उठाना है। ऐसा ना हो कि हमारी ये सोच हो कि भाई हम इसको भी कवर कर लें, इसको भी कवर कर लें, इसको भी कवर कर लें, और अंत में उसका कोई रिजल्ट ना निकले। और इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि G20 भारत में हो रहा है, तो इसका हमें पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार है कि ऐसे आप समझो कि जैसे हम लोग जब स्कूल्स में रहते थे, तो स्कूल में जब रिजल्ट का दिन आता था, फाइनल रिजल्ट का, तो फाइनल रिजल्ट वाले दिन एक दिन क्या होती थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी, आपको याद होगा। उसमें हमारे माता पिता को बुलाया जाता था और उनसे हमारे बारे में डिस्कस होता था। तो सारे टीचर्स मिल मिल के डिस्कस करते थे। तो मेन उद्देश्य क्या होता है इस पेरेंट टीचर्स मीटिंग का? स्कूल ये चाहता है कि जो एक छात्र से संबंधित इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो उनके माता पिता से डिस्कस कर लिए जाएं। क्योंकि देखिए, माता पिता क्या होते हैं, कभी कोई जॉब करता है, कभी कोई कहीं बिजी होता है, तो वो रोज तो स्कूल नहीं आ सकते। तो जिस दिन वो स्कूल आए हैं, तो इतने बड़े इवेंट का लाभ उठाया जाए। उसी प्रकार यहां पर लेखक कहते हैं कि G20 जब भारत में हो रहा है, तो भारत की जिम्मेदारी है, और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि बहुत विवेकपूर्ण तरीके से इस पूरे इवेंट में ऐसे आप टॉपिक चुनिए जो पूरी मानव जाति के लिए, जिसमें भलाई छिपी हो। ठीक है, अब देखो, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है, तो अब यहां पर मेंस उत्तर लेखन में आप ये सब पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, इसीलिए मैं ऐसे नोट्स बनाता हूं कि टू द पॉइंट आपको मिले। बाकी चीजें तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ ही सकते हैं। अगर आपको एक ये हाईलाइट शब्द का अर्थ समझ में आ गया, तो आप डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको एकदम टू द पॉइंट चीजें पता चलें। तो सबसे पहला टॉपिक जो भारत को डिस्कस करना चाहिए, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो देखिए, राइटर कहते हैं कि पहला इशू यहां पर उठाना चाहिए भारत को G20 सम्मेलन में मानवाधिकार से संबंधित। अब देखिए क्या होता है, हर देश में ना मानवाधिकार की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि हमारे देश में मानवाधिकार जो है, मानव के जो अधिकार हैं, उसकी परिभाषा कुछ और हो। यही परिभाषा सीरिया में जाके बदल जाती है और वही अमेरिका में जाके बदल जाती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो परिभाषाएं हैं वो बदलती रहती हैं। अब अगर बात करी जाती है तो भारत का लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और वहीं स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र वहां पर भी है, मगर वहां कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी जमाने में जो सती प्रथा होती थी वो पूजनीय कही जाती थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मानव जाति के जो बौद्धिक विकास होता चला गया, तो सती प्रथा एक कुप्रथा के रूप में बदल गई। उसी प्रकार जो मानवाधिकार होते हैं, ये पूरे विश्व में इनके जो नियम हैं वो एक होने चाहिए। दूसरी यहां पे राइटर मुख्यतः बात उठाते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। हमेशा हमने देखा है कि विश्व में कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा संगठन अपनी जब मीटिंग करता है या दो देश आपस में मिलते हैं, तो आपने भी देखा होगा दो चीजों पे बहुत ज्यादा बात होती है। एक होता है व्यापार पर और एक होता है सहयोग पर। ठीक है, यानी कि दो देशों के बीच में कितना व्यापार होगा, ये देश दूसरे देश को कितना सहयोग देगा, डिफेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो हमेशा हम लोग इन दो चीजों को केंद्र बिंदु में रखते हैं। व्यापार को तो सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में रखते हैं। कोई भी देश अगर किसी देश के साथ संबंध स्थापित करता है, तो सबसे पहले हमारा संबंध क्या होता है? व्यापार का, बिजनेस करने का। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि भारत को यह मुद्दा उठाना चाहिए, व्यापार से एक स्टेप आगे आके, कि अब हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे हमारा फोकस होना चाहिए, इसके शोध पर हमारा फोकस होना चाहिए, जो तकनीकी होती हैं इसके सहयोग पर हमारा फोकस होना चाहिए, कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के साथ ऐसी तकनीक साझा करें। अब यहां पर इसका करने का फायदा क्या है? सबसे पहली चीज तो आएगी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन से। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो पूरे विश्व का वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ बात करी जाए मॉनसून की, बात करी जाए कृषि की, है ना, और मानव जाति से लेकर जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे पादप हैं, उन सबके ऊपर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी यहां पर मुद्दा उठाना चाहिए जिसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी के बारे में, स्वच्छ ऊर्जा। तो यहाँ अब ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि इसके लिए हमको तकनीक डेवलप करनी पड़ेगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो उसके लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा यहां पर बताया जाता है शहरीकरण को। जिस तरीके से विश्व की आबादी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है मानव जाति को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, तो उसके लिए जमीन चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, उनको काटा जा रहा है। परंतु उसको इस तरीके से आप करो, शहरीकरण का विस्तार आप करो, बट उसको कैसे करो? सतत उपयोग में करो। सतत का मतलब होता है कि
ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने इतना ज्यादा शहरीकरण कर दिया कि उसके लिए वन रह ही नहीं गए, पूरे जंगल हमने काट डाले। ऐसा हमको नहीं करना है। शहरीकरण में जो वन है उनको लगाने की भी कोई विधि हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितना स्थान हम जंगलों का हटा रहे हैं तो उतना स्थान हमको शहर के अंदर कहीं पर भी थोड़ी बहुत जगह में वन को उगाना है। यहीं पर कौन सी तकनीक आती है, मियावाकी तकनीक की बात करी जाती है, ठीक है, कि इस तकनीक को विश्व भर में फैलाना चाहिए और जहां पर भी जगह मिले वहां पे पेड़ों को उगाना चाहिए। नई फसल की किस्में देखिए, अब देखिए कहीं पर क्या होता है, आपने देखा कितनी, अभी भारत की बात करें तो हीट वेव आई, ग्रीष्म लहर आई, आकस्मिक एकदम से बाढ़ आ जाती है, या चक्रवातों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और हमारी कृषि किस पे आधारित रहती है, पूरी तरीके से मॉनसून पर। तो यदि मॉनसून अगर विपरीत रहा, मॉनसून प्रभावशाली नहीं रहा, तो हमारी कृषि का उत्पादन भी प्रभावशाली नहीं रहता है। तो इसका सीधा संबंध किससे होता है, खाद्य सुरक्षा से, ऊर्जा सुरक्षा से। इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति अगर हमें सुनिश्चित करनी है तो हमें ऐसी फसलों को जन्म देना पड़ेगा, ऐसी फसलों का आविष्कार करना पड़ेगा जो कैसी हो, जलवायु रोधी फसलें। जलवायु रोधी का मतलब है जो कम पानी पे भी उग जाएं, जहां पर मान ली लवण युक्त पानी है उसमें भी उग जाएं, जिनको अगर तेज तापमान होता है उसमें भी ये उग जाएं। तो ऐसी फसलों का उपयोग उपयोग करना चाहिए। और ऐसी फसलों का उपयोग हम तब कर पाएंगे जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसी फसलों को हम आविष्कार कर पाएंगे। दूसरी यहां पर बात करी जाती है डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की। अब देखिए यहां पर जिस तरीके से आपको पता है, एक जगह पर व्यक्ति बैठ के, अब कोविड 19 का अगर उदाहरण आप ले लो, तो कोविड 19 में कितने सारे देशों की आपस में मीटिंग होती थी, वो कैसे होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती थी, है ना। तो हर चीज में आजकल, एक आम आदमी की बात करूं मैं, आपकी और हमारी अगर बात करूं, तो हमें एक टूथपेस्ट से लेकर और लैपटॉप हो गया या कोई मोबाइल फोन हो गया, वो तक खरीदना होता है तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हर चीज के लिए हम लोग ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गए। बैंकिंग सेवाएं लेनी है, इंश्योरेंस की सेवाएं लेनी है, कोई मेडिकल की सुविधा लेनी है, रेलवे का टिकट बुक कराना है, तो कुछ भी कराना है तो आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ये चीजें कर सकते हैं। तो हमें इस टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए ना, इसको सार्वभौमिक सेवा बनाना चाहिए। अब इस सार्वभौमिक सेवा का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या जो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे निर्जन क्षेत्र। निर्जन क्षेत्र का मतलब है जहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या बात करी जा रही है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों को भी कवर करना चाहिए सूचनाओं एवं प्रौद्योगिकी के थ्रू। देखिए इसका फायदा क्या होगा, अगर हर क्षेत्र पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी, तो जो यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो यहाँ पर शिक्षा की सेवाएं हैं, वो भी हम इन क्षेत्रों में पहुंचा पाएंगे जहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे। तो एक चीज में हमने जोर दिया और इससे कितनी सारी चीजें हमने कवर कर दी। ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बनाती, जैसे आपको पता होगा भारत ने कोविन का ऐप बनाया, और कोविन का ऐप बनाते ही क्या करा, बहुत सारे देशों ने भारत से ये आग्रह किया कि ये जो कोविन का ऐप है ये उनको भी मिले, ताकि वो भी अपने देश के अंदर जो कोविड की जो एक्चुअल स्थिति है उसको पहचान सकें। और भारत ने क्या कर दिया, इस चीज को ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया। मतलब कोई भी आके और इस सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार, जो देश बाकी देश होंगे, तो इसमें ऐसा भारत ने सुविधा करी है कि यही कोविन ऐप उनके देश में भी चलेगा। अपने अनुसार थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, परंतु पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर और देशों को बनाने चाहिए जो रियल लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हों। और ये सब सॉफ्टवेयर इनको पैसे देके खरीदने की बजाय ओपन सोर्स कर देना चाहिए, ताकि जो कम विकसित या गरीब देश हैं वो भी उनका यूज कर सकें। दूसरा यहां पर बात होती है अंतरिक्ष की, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान की यहां पर बात भारत को उठानी चाहिए। भारत को यह बोलना चाहिए कि भाई अंतरिक्ष का यूज हमको अनुसंधान के पर्पस से करना चाहिए, हमको शोध के पर्पस से करना चाहिए। और यह कैसा होना चाहिए, मानव जाति के लिए, या बात करी जाए पूरे पृथ्वी के पारितंत्र के लिए यह चीज होनी चाहिए। इसमें निगेटिव प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। निगेटिव प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि भाई हमने इतने सैटेलाइट भेज दिए या तुमने इतने भेज दिए, तो ये वर्चस्व वाली बात यहां पे नहीं आनी चाहिए। अंतरिक्ष का यूज सभी लोग करें, परंतु सभी लोग मानव जाति के लिए इसका यूज करें। तो ये जिस तरीके से अंतरिक्ष में एक होड़ मच रही है, उसको एक हथियार की तरह हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंतरिक्ष का यूज जो है वो इन सब पर्पस के लिए करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य की यहां पर बात होती, जैसे पूरे विश्व ने इतनी बड़ी महामारी
सबने देखी, कोई देश इससे अछूता नहीं रहा। तो यहां पर जैसे भारत की बात करें तो भारत ने जो वैक्सीन बनाई, या जो भारत के पास क्लोरोक्विन दवा थी, या और भी दवाइयां थी और भी ऐसे उपकरण थे जो भारत ने लॉकडाउन के बावजूद विश्व में कई देशों को दिए, और उन देशों ने भारत की बड़ाई भी करी इस चीज को लेके। तो यहां पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि जो भी विकसित देश हैं, या जिनके पास भी, अगर मान लीजिए कोई भारत जैसा विकासशील देश है, वो कोविड के लिए कोई दवाई बनाता है या कोविड के लिए कोई अन्य चीज बनाता है, तो वो यहां पर सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि विश्व में हर एक देश तक इसकी पहुंच हो। ऐसा ना हो कि हम केवल अपनी कमाई के लिए, अपनी कंपनीज के प्रॉफिट के लिए उन्हीं को बेच रहे हैं जिन जो हमें को पैसा दे रहे हैं। नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी हमें ये सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। तो ये सारे इतने अच्छे पॉइंट यहां पर आज के एडिटोरियल में कवर करे गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके ना इंटरव्यू में मदद करेंगे। इंटरव्यू में आप केवल, जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, ये केवल G20 के लिए नहीं है। आप एक थोड़ा सा जनरल वे में सोच के देखिए कि भाई अगर इंटरव्यू में आप बैठे हैं, अगर मान लीजिए ब्रिक्स की बात होती है या यूनाइटेड नेशंस की बात होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात होती है, भारत किसी देश में जाता है या कोई दूसरे देश का प्रतिनिधि भारत में आता है, तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो सभी देशों के लिए क्या है, कॉमन एजेंडा है। तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो आप इंटरव्यू में जब ये सब पॉइंट्स बोलेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी छवि बन के उभरेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर मेन मुद्दा क्या है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है कि G20 क्या है। तो G20 आपको पता होना चाहिए, इसमें कितने देश आते हैं, 19 देश आते हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन को अगर जोड़ दें तो इनका एक समूह जो है वो G20 आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक हो गए और जो IMF है, इनके भी प्रतिनिधि इसकी मीटिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि G20 में इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, यहां पर इस मैप को आप देखेंगे, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, अब चाइना को ही कवर कर लिया जा रहा है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस ग्रुप में आती हैं। इसी वजह से यह ग्रुप हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं क्या इसका हेडक्वार्टर है कोई, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 में कहीं नाम लिख देंगे तो चौथा लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं, इसका कोई भी सचिवालय नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो 2023 में इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप आ जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारे नीति आयोग के एक्स CEO हैं अमिताभ कांत, उनको क्या बनाया गया है, G20 का शेरपा बनाया गया है। अगर अभी की बात करें तो अभी पीयूष गोयल हैं शेरपा। एक यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है जिसकी सहायता से अगर कभी कभी क्या प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश आसियान में नहीं आता या G20 में नहीं आता, तो एक कोई भी इनमें से लाइन जो आपको आसान लगती हो उसको याद कर लीजिएगा, उसी का फुल फॉर्म यहां पर सारे देश आपके G20 के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक था। चलिए एक प्रश्न मैं G20 से यहां से आपसे पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का कमेंट करके उत्तर दीजिएगा और हो सके तो इसको एक्सप्लेन भी करिएगा। ट्रोइका, ट्रोइका हिंदी में ऐसे लिखते हैं, बताइए ये G20 के संदर्भ में एक शब्दावली का यूज होता है जिसका नाम है ट्रोइका। इस ट्रोइका से आप क्या समझते हैं, इसको कब यूज करते हैं इस शब्दावली को, या इसका भावार्थ क्या है, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। अगला आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगा। यहां पर देखिए हुआ क्या है, जैसा कि लिखा हुआ है, टू बूस्ट स्पेंडिंग सेंटर रिलीजेस 1.16 लाख करोड़ टू स्टेट्स। अब देखिए स्पेंडिंग की बात कर रहा है, यानी कि, और स्पेंडिंग को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो खर्च हैं उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्यों को 1,16,000 करोड़ रुपए जो होते हैं, इतने सारे रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है रुपए का, ये राज्यों को दिया है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि किस टाइप के खर्च की बात कर रहा है, तो यहां पर जो खर्च हैं वो है पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे का निर्माण करना है ना, बुलेट ट्रेन का निर्माण करना, मेट्रो का निर्माण करना, हाईवे बनाना, रोड्स बनाना, अस्पताल बनाना। तो ये जो खर्चे होते हैं उन्हीं को पूंजीगत खर्चे कहते हैं। ये क्यों करे जाते हैं, इनका दूरगामी परिणाम क्या होता है कि इनसे सरकारों की कमाई होती है। अब मान लीजिए रेलवे ट्रैक बिछाना है, ठीक है, रेलवे स्टेशन बनाना है, या फिर बात करी जा रही है हाईवे बनानी है, कोई सुपर हाईवे बनाना है, इस तरीके से जो भी चीजें बनती हैं तो उसमें सरकार आपसे टोल लेती है। ठीक है, सरकार को उससे पैसा अर्जित होता है, तो सरकार की आय होती है। तो केंद्र सरकार ने यहां पर राज्यों से बोला है कि आप क्या करो, आप पूंजीगत खर्च करो। तो जैसे ही केंद्र सरकार ने राज्य से बोला
तो राज्यों ने क्या बोला, राज्यों ने रिप्लाई ये दिया कि भाई हम पूंजीगत खर्चा कहाँ से करें, हमारे पास नो मनी, इस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप हमको क्या करिए, आप हमको पैसे दीजिए। अब आप पूछेंगे राज्यों के पास पैसा कैसे नहीं है, तो देखिए इसके दो रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके मुख्य परीक्षा में आप लिखेंगे। पहला रीजन है एक तो कोविड 19 का, और दूसरा रीजन है जीएसटी का। देखिए एक एक करके रीजन समझ लेते हैं। कोविड 19 का रीजन इस आर्टिकल में बताया गया कि भाई कोविड 19 में राज्यों ने क्या करा, बहुत जगह पर जो वैक्सीन थी इनको फ्री करा गया, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनको फ्री करा गया। कोविड 19 से जुड़ी हुई और भी सारी चीजें थी। अब मान लीजिए कोई मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो उसको कुछ ना कुछ दलिया दी जा रही है, काढ़ा दिया जा रहा है, तो इस टाइप की जो चीजें दी जा रही, तो उसमें भी सरकार का खर्चा हो रहा है। जो एम्बुलेंस वगैरह हो रही है उसमें भी सरकार का खर्चा हो रहा है। और नए नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, तो इसमें भी सरकार का खर्चा हो रहा है। तो सरकार ने, राज्य सरकारों ने अपने राजस्व से इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा किया। अब दूसरा क्या है, उस टाइम पे उत्पादन तो ठप था, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सरकार की आय नहीं हो रही थी और खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से उसके पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई। दूसरा देखिए, जब जीएसटी आया कब, 2017 में, तो जब जीएसटी आ गया, तो अब जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो राज्य सरकारें के पास अधिकार नहीं होता कि उनको वसूल करें। केवल अगर बात करी जाए अल्कोहल की और पेट्रोल की, केवल इन दो चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो राज्य सरकारें लेती हैं, क्योंकि अभी इन दोनों को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। अब सोचो कितनी सारी चीजें ऐसी थी जो जिनसे अप्रत्यक्ष कर जो है वो किसको मिलता था, राज्य को मिलता था। परंतु अब अप्रत्यक्ष कर खत्म हो गया, तो राज्य की पूरी पूरी सीधी सीधी कमाई खत्म हो गई। खैर, इसके लिए केंद्र सरकार ने इनको बोला था क्या, जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो नियम आया था कि आपका जो भी नुकसान होगा करों में, वो क्या करेंगे, 2022 और वो भी जुलाई महीना जो बीत गया, यहां तक हम आपको देंगे। अब चूंकि जीएसटी का क्षतिपूर्ति जो थी वो उसका समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, तो इनके पास जो है अब राजस्व नहीं बचा है। तब इन्होंने क्या हुआ, नीति आयोग की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी थे और राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। तो इन सब राज्यों के मुख्यमंत्री ने क्या करा कि प्रधानमंत्री से बोला है कि भाई हमको पैसा दीजिए पूंजीगत खर्चा करने के लिए। अब चूंकि आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि पूंजीगत खर्चे किसी सरकार के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है, सरकार के पास राजस्व आता है। तो यहां पर केंद्र सरकार ने निर्णय क्या लिया है कि 1 लाख, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इतने करोड़ रुपए स्टेट को दिए गए हैं कि आप इनका निर्माण करिए। ठीक है, पूरी इसकी मैंने समरी आपको टू द पॉइंट बता दी। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ नजर करते हैं। तो अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा। इसका भी संबंध सेकंड पेपर से है। यहां पर देखिए सेकंड पेपर में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, यानी कि सरकार जो है वो अपनी नीतियां बनाती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए, कृषि के लिए, ऊर्जा के लिए, तो उन सब में जो हस्तक्षेप वो करती है तथा उनके कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाल ही में आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया है, अमेंडमेंट बिल, इसको विद्युत संशोधन विधेयक भी बोलते हैं, तो ये 2022 इसको कहां पे पेश करा गया, लोकसभा में। जैसे ही ये बिल लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, पेश किया गया, बात करी जाए विपक्ष की, बात करी जाए संयुक्त किसान मोर्चे की, तो बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करने लगे, इन बिलों का विरोध करने लगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तेलंगाना सरकार की बात करें, मैं यहां पे आपको बताता हूं, तेलंगाना की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, राजस्थान, तो इन सब राज्य और राज्यों में इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया। तो पहला तो इन लोगों ने यह बोला सरकार से कि आपने हमको बोला था कि इस तरीके का जो विद्युत संशोधन बिल है उसमें जो प्रावधान रखे गए हैं, आपने बिल में रखे हैं, वो रखे नहीं जाएंगे और ना ही इस तरीके का कोई संशोधन किया जाएगा इसमें जल्दी। फिर आप ये बिल लोकसभा में लेके क्यों आ गए? सरकार का यहां पर तर्क है कि देखिए ये केवल बिल है, अभी विधेयक है, इसको हमने कोई पास करके कोई एक्ट नहीं बना दिया है। और दूसरी बात है, ये जो बिल आया है तो इस पे बैठ के चर्चाएं होंगी। और दूसरा अभी क्या करा गया है, इसको स्थायी समिति, याद रखिएगा, स्थायी समिति जो ऊर्जा की है उसको इस बिल को दे दिया गया है। अब वो समिति क्या करेगी, इस बिल पे वृहद रूप से अध्ययन करेगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि इस बिल पे क्या करना है। परंतु ये बिल आते ही देश भर में कई सारे राज्यों में इसका विरोध होने लगा। कई सारी जो विद्युत कंपनियों के कर्मचारी थे वो हड़ताल पे उतर आए। तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई। तो अब यहां पर इस आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं कि इसमें आपको ये बताया गया है कि भाई ये बिल क्या था, इसमें जो संशोधन है वो, यानी कि इसके पहले भी कोई बिल आया होगा उसमें आप संशोधन कर रहे हो, तो वो पहले वाला बिल क्या था, संशोधन सरकार ने क्या करा जिसमें इतना विरोध हो रहा है। तो ये हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं जिससे कि आपको भी अपनी कॉपी में लिख लिया करिए छोटा सा।
ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल संशोधन अधिनियम 2022 अभी आया है, तो सबसे पहले कब आया था ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विधेयक आया था 2003 में। 2003 में आपको पता होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके कार्यकाल में इस बिल को लाया गया था। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ था, विद्युत के क्षेत्र में होता क्या था, जब विद्युत का जो उत्पादन होता है, देखिए यहां पर दो चीजें आप समझिए जिसको मैं बार बार इसमें यूज करूंगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। एक होता है उत्पादन जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, एक होता है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ध्यान से, अब मान लो ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में यहां पर एक पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इस संयंत्र में क्या होता है, कोयला आता है, ठीक है, और इस संयंत्र में लगी हुई है टरबाइन, और इसमें कोयले से क्या करी जाती है, बिजली उत्पादित करी जाती है। तो उत्पादन वो जगह होती है जहां पर बिजली को उत्पादित कर रहे हैं। आपका घर है मान लीजिए इस जगह पर जहां पर एक्स लिखा हुआ है, मेरा घर है वाई में, किसी और का घर है जेड में। तो इस उत्पादन केंद्रों से क्या होता है, विद्युत यहां तो पैदा हो रही है, उत्पादन हो रहा है, मगर इससे एक्स वाई और जेड में विद्युत जाएगी कैसे, तो उसी को बोलते हैं वितरण। तो ये वितरण करने का काम किसका होता है, ये होता है डिस्कॉम कंपनियों का। इतनी चीज समझ में आ गई। तो 2003 से पहले क्या होता था कि उत्पादन के नियम अलग थे, वितरण करने के नियम अलग थे, इसका व्यापार करने के नियम अलग थे, कितना उपयोग करा जाएगा उसके नियम अलग थे। इन सारे नियमों को एक ही बिल में जोड़ दिया गया और उसको एक्ट बना दिया गया, उसी को बोला गया विद्युत अधिनियम 2003। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जब जो वितरण कंपनियां हैं उनका निजीकरण कब से स्टार्ट हुआ है, 2003 से, तो इसको भी याद रखिएगा। वितरण की कंपनियां मैंने वही बताया, इनको बोलते हैं क्या है, डिस्कॉम कंपनीज, ठीक है। जो विद्युत उत्पादन केंद्रों से ले जाकर और हमारे घरों तक पहुंचाती हैं उनको बोलते हैं डिस्कॉम कंपनी। आप ऐसे समझ लो जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो एयरटेल का सिम होगा आपके पास, या वोडाफोन का होगा, जियो का होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी डिस्कॉम कंपनीज आती हैं, तो वो आपके घरों में बिजली वितरण करती हैं, ठीक है, उत्पन्न नहीं, वितरण करती हैं। अब ये डिस्कॉम जो कंपनियां होती हैं, चूंकि 2003 के बाद से क्या हो गया, इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकारी कंपनियां खत्म हो गई, इसमें से कुछ सरकारी भी होती हैं, कुछ प्राइवेट भी होती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास रहते होंगे तो आपने टाटा का नाम सुना होगा, ठीक है, तो टाटा एक डिस्कॉम कंपनी है। तो ये था 2003 के अधिनियम में। अब बात करते हैं 2022 के अधिनियम में, ऐसी क्या यहां पर बातें हो गई कि इतना विरोध होने लगा इन सब चीजों का। तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज यहां पर क्या आ रहा है, इस विधेयक में सरकार ने जो संशोधन करा है वो करा है प्रतिस्पर्धा को और बेहतर बनाने के लिए। यहां पर प्राइवेट कंपनीज के लिए और ज्यादा जगह ओपन कर दी गई है। देखो कैसे, यहां पर सरकार ने बोला कि अब जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये मैंने बताया आपको सरकारी भी होती हैं और ये प्राइवेट भी होती हैं। तो अब जब प्राइवेट कंपनी, मान लो यहां पर विद्युत उत्पादन हो रहा है, ठीक है, एक यहां पर है कोई नगर है, उसका नाम है एक्स, तो एक डिस्कॉम कंपनी ये डीसी है, ये क्या करेगी, यहां से विद्युत खुद लेगी और आगे इस पूरे एक्स जिले में विद्युत को वितरण उसका करेगी। तो यहां पे विद्युत आएगी कैसे, तो इनके लिए लगाने पड़ेंगे, इनको ट्रांसमिशन की लाइंस बिछानी पड़ेंगी, तारें बिछानी पड़ेंगी, बड़े बड़े से खंबे, हाई टेंशन लाइन बिछानी पड़ेंगी। तो यहां पर सरकार ने एक चीज ये कर दी है कि भाई जो सरकारी कंपनियां होती हैं उन्होंने तो पहले से ही 2003 से पहले तो ये प्राइवेट होता नहीं था, तो उन्होंने ऑलरेडी यहां पर क्या कर रखे हैं, टावर लगा रखे हैं, उसमें तारें लगा रखी हैं। तो इन पूरे अवसंरचना को, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्राइवेट कंपनियां भी यूज कर सकती हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इनको अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना नहीं पड़ेगा, तो ये इनके लिए सस्ता पड़ेगा। केवल इनको क्या देना है, किराया देना है इस चीज का। जो ये तार यूज कर रहे हैं, खंबे यूज कर रहे हैं, इनको किराया दो और अपना बिजली जो है वो आगे फॉरवर्ड करो। तो यहां पर जैसे ही ये नियम आएगा तो क्या होगा, अब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो इस सेक्टर में आ जाएंगे। तो पहला चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, उपभोक्ताओं में सेवाओं का इसको सुधार कर दिया गया। कैसे, अब जब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, अब सोचिए पहले डिस्कॉम कंपनियां थी, मान लीजिए 3 सरकारी 3 प्राइवेट। अब जैसे ही उसने बोला कि अब तुम्हें तार नहीं बिछाने हैं, खंबे नहीं लगाने हैं, तो यहां पर और ज्यादा कंपनियां आ गई। तो प्राइवेट कंपनियां, जितनी कंपनियां बढ़ती हैं, जितनी मोबाइल की कंपनियां बढ़ेंगी, उतनी मार्केट में प्रतिस्पर्धा होगी, उतना वो अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगी। आप सोचो, आप एयरटेल का सिम मान लीजिए यूज करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल कर देते हैं। और आप ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आप कभी कभी उससे बोल देते हैं कि मैं अब सिम चेंज कर रहा हूं, मैं वोडा में जा रहा हूं, मैं जियो में जा रहा हूं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा, सेवाओं में सुधार होगा। दूसरा देखिए यहां पर क्या होता था, कभी कोई डिस्कॉम कंपनी अगर वो ये काम करने आती तो उसको क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है। तो पहले क्या था, वो मान लीजिए किसी नियामक के पास गई है, ऐसी कई सारे संस्थाएं बनी होती थी जो ऐसा लाइसेंस
देती हैं। तो इनके पास जब ये लाइसेंस लेने जाते थे तो ये हाँ या ना में कोई आंसर ही नहीं करते थे, ये टालते रहते थे। तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, 90 दिन का टाइम दिया है ऐसी संस्थाओं को कि भाई 90 दिन में आप हाँ या ना जवाब दो। अगर आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं कि मना कर दिया, आप टाल रहे हो, ठीक है, आपने उस मामले को टालने की कोशिश करी है, तो उस जवाब को क्या समझा जाएगा, यस, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली उस कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहां पर यह चीज रखी गई है। इसको अगर एक पक्ष इसका आप देखो तो इसका यह पता चलता है कि भाई कार्य प्रणाली में तेजी लाने के लिए त्वरित निर्णय लीजिए। आप इस चीज में इतना डिले क्यों कर रहे हो, ठीक है। यहां पर कारावास और जुर्माने की अर्थदंड में जो इन प्रावधानों को नहीं मानेगा तो उसके लिए ये सजा भी सरकार ने यहां पर बताई है। अब जो विधेयक में इनका जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है, उनके अपने क्या रीजन है। उन्होंने ये बोला है कि भाई सरकार क्या करेगी, यहां पर सब्सिडी बंद कर दे रही है। अब यहां पर सब्सिडी की बात आएगी कहां से, सब्सिडी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए अब वही बात आ जाएगी, यहां पर है उत्पादन केंद्र, ठीक है, ये बिजली पैदा करता है, यहां पर है डिस्कॉम, ये वितरण करेंगी, यहां पर है आपका और मेरा घर। तो अब जब उत्पादन केंद्रों से क्या होता है, डिस्कॉम बिजली लेती हैं, तो जाहिर सी बात है इनको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब जब ये आपको विद्युत देंगी तो आपको इनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो डिस्कॉम कंपनियां है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, अब उधार है। अब आप ये बोलेंगे कि ये उधार हुआ क्यों, ये उधार मेरे भाई इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ, यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे घर हो गए, यहां पर घर, घर का मतलब है जहां पर बिजली जा रही है, यहां पर उद्योग भी हो सकते हैं, यहां पर किसान भी हो सकता है। अब जब डिस्कॉम कंपनी, भाई हमारे घर में बिजली आ रही तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम उसका बिजली का क्या करें, बिल दें। अब यहां पर देखो कहानी क्या हुई, ये कहानी हुई कि कुछ तो क्या करते हैं, इलीगल तरीके से विद्युत का यूज करते हैं। इलीगल का मतलब है कि वो बिल नहीं पे करते हैं, उन्होंने कुछ कटिया ऐसी डाल रखी है। दूसरा, यहां पर बात आ जाएगी फ्रीबिस की। फ्रीबिस का मतलब है मुफ्त उपहार। यहां पर सरकारें आती हैं और बोल देती हैं भाई कि 300 यूनिट बिजली फ्री। तो जब सरकारें ही ऐसा बोल देती हैं तो डिस्कॉम कंपनी का पैसा क्या हो जाता है, यहां पर मर जाता है, उनको पैसा वापस नहीं मिलता। अभी किसान है, किसान का मान लीजिए, किसान को इसकी फसल में उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ तो अभी उसको बोल दिया गया कि अब आपकी बिजली भी, इसकी ऋण माफी हो गई, तो यानी कि बिजली का बिल भी माफ कर दिया गया, तो भी डिस्कॉम को पैसा नहीं मिला। अब जब इनको पैसा ही नहीं मिला, अब ये क्या करते हैं, उत्पादन केंद्र है, इनको पता है ये बिजली क्यों दे देते हैं इसको कि भाई ये कहां जाएंगे, मेरा पैसा आज नहीं तो कल दे ही देंगे। परंतु जब इसको आगे से ही पैसा नहीं मिला तो इनका भी पैसा क्या हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। तो इनके ऊपर ऐसा जो ऋण है वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अब इस विधेयक में सरकार ने ये बोला है कि भाई यहां पर जो पेमेंट होगा बिजली का, ठीक है, जो भी बिल का पेमेंट करना है वो त्वरित करना है आपको, इसमें डिले नहीं करना है। कुछ रीजन हो सकते हैं कि आपका पेमेंट डिले हो जाए, मगर कोशिश करिए कि उसको क्या करिए, पेमेंट को तुरंत अपने एंड से रिलीज करिए। तो यहां पर सर किसानों को, या फिर बात करी जा रही है, एक आम आदमी है उसको ये डर लग रहा है कि जब ऐसी स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, इतनी ज्यादा सख्त हो जाएगी सरकार, तो यहां पर हो सकता है कि ये जो ऋण माफी की बात हो रही है या फ्रीबिस की बात हो रही है, अब किसी को आप ये लगातार देते रहोगे तो इसका एक नुकसान भी है ना, कि आदमी को ये चीजें अच्छी लगने लगेंगी, वो काम करना ही पसंद नहीं करेगा। तो यहां पर ये मुद्दा उठाया गया है कि सब्सिडी को बंद ना कर दे। हालांकि यहां पर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है कि सब्सिडी बंद नहीं होगी। दूसरा, यहां पर बोला गया है कि भाई जो बिजली क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको नौकरी का एक डर सता रहा है कि अब होगा क्या, जो जब प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ जाएंगी तो वो हो सकता है, हो क्या सकता है कि जब उसमें होगी प्रतिस्पर्धा, सर्विस कौन अच्छी सर्विस देता है, तो अब इनके पास होंगे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो हो सकता है कि ये अच्छी सर्विस दें और उसके कंपैरिजन में जो सरकारी डिस्कॉम है वो अच्छी सर्विस दे ना पाए, तो उनको एक नौकरी का नुकसान भी यहां पर हो सकता है। दूसरा, इस अधिनियम में एक ये भी प्रावधान सरकार ने रखा है कि भाई जो व्यक्ति अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करेगा ना, तो उसको सरकार हटा भी सकती है। तो इस प्रावधानों से जो बिजली कर्मचारी हैं, यहां पर भी एक भय इनको भी लग रहा है। यहां पर राज्य सरकारों का यह कहना है कि भाई जो विद्युत है वो समवर्ती सूची का विषय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है। तो जब केंद्र इतना बड़ा बिल ला रहा था, उसमें इन्होंने राज्य सरकारों से कुछ भी मंत्रणा करने की जरूरत नहीं समझी, इन्होंने सारे जो प्रावधान थे ये स्वयं बना लिए। तो कहीं पर कहीं ना कहीं ये राज्यों को भी लग रहा है कि ये इस तरीके से केंद्र जो है वो क्या कर रहा है, वो समवर्ती सूची के विषय में अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप मुख्य परीक्षा में फैक्ट लिखेंगे। यहां पर देखिए पुराने वाले अधिनियम यानी कि 2003 में, ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, 2003 का जो अधिनियम था उसमें धारा 42 थी। धारा 42 का मतलब क्या था, मैंने जो आपको बताया कि उनकी ट्रांसमिशन लाइंस का उपयोग करा जा सकता है, किनकी, जो प्राइवेट
प्लेयर आएंगे तो वो जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियां हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके तारों का, उनके खंभों का यूज कर सकती है। तो यहां पर पहले उस चीज को मना करा गया था, परंतु यहां पे उपखंड 11 ऐड कर दिया गया है, जो धारा 42 को क्या करता है, संशोधित कर देता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो अब उनको अलाउ कर दिया गया है। इसी तरीके से धारा 14 थी। 14 में क्या था कि जो इनके मापदंड होते हैं, मापदंड से संबंधित मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो इनके रेगुलेटरी बोर्ड होते हैं, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं, इनकी जो पदावधि होती है, इनकी शर्तें होती हैं, तो इसके मापदंड बनाए गए हैं और इसके मापदंड जो हैं वो निर्धारित कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि उसी ने पूरा बिल बनाया है। तो यहां पर इस चीज को भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है सारे मानदंड। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं, वो आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। जीएस के थर्ड पेपर से इसका संबंध है, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास पढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ है, जो हमारा सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल को सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा सहायता दी है यहां पर, और वो सहायता है 1.64 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इनको मुहैया कराया गया है, जिससे कि ये क्या कर सकें, अपने आप को वापस से रिवाइव कर सकें। ठीक है, तो इतने बड़े पैकेज की घोषणा यहां पे, ये लाख करोड़ है। अब ये जो 1.6 लाख करोड़ का पैकेज है ना, ये कैसे दिया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें 43,000 करोड़, फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अनुपात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 43,000 करोड़ के आसपास तो इनको भारत सरकार नगद देगी, और 1 लाख करोड़ के आसपास का जो अमाउंट होगा वो इनको दिया जाएगा एक लोन के फॉर्म में, जैसे ऋण के फॉर्म में दिया जाएगा, या उसके बॉन्ड इनको दे दिए जाएंगे। और इसी अधिनियम में बोला गया है कि इनको 4G स्पेक्ट्रम दिया गया है। अब देखिए, दूसरी कोई कंपनी होती है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है या आपकी कोई कंपनी है, रिलायंस है, एयरटेल है, तो इसको स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कई लाख करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, परंतु वही स्पेक्ट्रम जो है वो केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को इसी 1.6 लाख करोड़ के उसमें दिया हुआ है। तो अब बीएसएनएल जो है वो खुद का 4G स्पेक्ट्रम यूज कर पाएगी। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए हाई स्पीड डेटा की भी बात हो रही है। तो हाई स्पीड डेटा का मतलब क्या है, यहां पर है भारत नेट। भारत नेट आपको पता होना चाहिए, ये किसने स्टार्ट किया था, बीबीएनएल ने, यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत नेट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी ग्रामीण परिवेश होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, या जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, उन गांवों को क्या करना है, ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से, ऐसा था ना कि उनकी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको क्या करना है, आपस में एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। तो ये प्रोजेक्ट था भारत नेट, और ये चलाया, इसके लिए एक स्पेशल व्हीकल बनाया गया था जिसको बोलते हैं बीबीएनएल। यही बीबीएनएल क्या कर देगा अब बीएसएनएल के साथ, यानी कि बीएसएनएल प्लस बीबीएनएल, ये दोनों, इन दोनों का मर्ज हो चुका है, बीबीएनएल इसी में सम्मिलित हो चुका है। तो पूरा ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की जो अवसंरचना है उसको बनाने में और ज्यादा मदद मिल पाएगी। अब देखिए, ये जो काम करा गया ना, इसको मोटे मोटे तौर पे मैंने 3 खंडों में विभाजित कर दिया है, ताकि आपको इसमें अगर परीक्षा की दृष्टि से आ रहा है या फिर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप 3 पॉइंट याद रखेंगे तो आप पूरा आंसर यहां पे बना लेंगे। देखिए, पहला ये क्या है, सबसे पहली चीज है कि बीएसएनएल की जो सेवाएं हैं इसको क्या करना है, बेहतर करना है। एयरटेल, जियो, इन सारी कंपनी के साथ कंपटीशन करने के लिए इसको अपनी सर्विस को इनहेंस करना ही पड़ेगा। उनके टक्कर में रेट दे पाओ, उनके टक्कर में आप सर्विस दे पाओ, तो इसके लिए भी इतनी बड़ी धनराशि की इनको आवश्यकता थी। इनकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मतलब है कि देखिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ लिखा होता है कितना पैसा आया, एक तरफ लिखा होता है कितना पैसा गया। इसी शीट को देख के हम पहचानते हैं कि कोई कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो ये जो बीएसएनएल जो अभी तक घाटे में जा रहा था, तो इसकी बैलेंस शीट को मेंटेन करने में ये पैकेज बहुत हेल्प करने वाला है इनकी। जैसा मैंने आपको बताया, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए क्या है, जो भी इंटरनेट की पहुंच है उसको और दूर तक ले जाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, इन सब दूर दराज के क्षेत्रों में भी बीएसएनएल क्या करेगा, अपने नेटवर्क, जो इनका पहले से ही स्थापित नेटवर्क है, और प्लस बीबीएनएल भी अब इसमें आ चुका है, तो उनका भी जो स्थापित नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा पूरे देश को हाई ब्रॉडबैंड स्पीड डेटा में कनेक्ट करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये आप क्या लिख सकते हो डिराइव करके कि चूंकि बीएसएनएल और बीबीएनएल दोनों ही भारतीय हैं, तो अब जहां हमारे पास जो इंटरनेट होगा, अब जैसे वोडाफोन जो है वो बाहर की कंपनी है या बाहर की कोई और कंपनी आती है इंटरनेट मुहैया कराने, तो हम स्वदेशी तकनीक से ही क्या कर सकते हैं, पूरा जो भारत है उसमें वाईफाई का यूज करा सकते हैं, वाईफाई को
इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इसको बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तरह से क्या आती है बात, आत्मनिर्भर भारत की या मेक इन इंडिया की बात आ जाती है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर द हिंदू में कुछ डायग्राम आए थे, वो डायग्राम आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से जो बीएसएनएल है वो इतना ज्यादा उसके ऊपर ऋण हो गया था। तो चार्ट वन जो है यहाँ पर, चार्ट वन ये बताता है कि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट शेयर की बात करो तो 2006 में आप देखो, ये जो तीन रेखाएं अलग अलग कलर से आप देख रहे हो, एक है बीएसएनएल की ये वाली, ठीक है, जो ऊपर वाली रेड वाली है वो भारती एयरटेल की है, और जो बीच वाली आप लाइन देख रहे हैं ये वोडाफोन आइडिया है। ये है जियो की लाइन। 2014 के बाद से जो क्रांति आई थी वो इसी की वजह से आई थी। तो अब देखिए कहीं ना कहीं 2006 में तीनों एक ही स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना, ठीक है। यहां पर सब्सक्राइबर की बात हो रही है, तो सब्सक्राइबर में कितने लोग यूज करते हैं, तो उन कोई ज्यादा अंतर था नहीं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो आप देखोगे जो हरी वाली लाइन है इस ये निरंतर इसका ग्राफ गिरता ही चला गया, और 2022 में केवल 10%, यानी कि अगर 100 लोग भारत में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसमें केवल 10 लोग ऐसे हैं जो बीएसएनएल के साथ जुड़े हुए हैं या बीएसएनएल की सर्विस ले रहे हैं। बाकी 90 जो प्रोवाइडर हैं उसमें देखिए 36% जो हो गए वो अकेले जियो के हो गए, ठीक है। यहां पर यह समझने वाली बात है कि कितनी भयावह स्थिति बीएसएनएल की यहां पर आ चुकी थी। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ आप देखोगे तो आप देखो ये रेड कलर वाला दिखा रहा है कि ये जो जितने भी प्राइवेट पार्टनर है, और ये दिखा रहा है यानी कि कितना 3 गुने से थोड़ा ही अंतर रह चुका है, इतना अंतर हो गया है रेवेन्यू जनरेट करने में। तो ये ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हो कि बीएसएनएल की आज की डेट में क्या स्थिति थी। तो उसके लिए ये जो पैकेज अनाउंस करा है सरकार ने वो कितना आवश्यक था। चलिए अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 10 पे मिलेगी, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक अभी हाल ही में नया बिल लाए हैं, 7 अगस्त को ये बिल लाए थे। इस बिल का जो नाम है वो है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA 2022, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब वही चीज है, मैंने फिर से टू द पॉइंट चीजें बताने की कोशिश करी आपको। इस बिल में 3 चीजें याद रखिएगा, पूरे बिल में 3 चीजें बहुत खास हैं। एक तो हो गया जलवायु नंबर 1 पे, दूसरा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की बात करी जा रही है, और तीसरा है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन की बात करी जा रही है। अब देखिए यहां पर क्या करा गया, सबसे ज्यादा जलवायु की बात करेंगे या स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो जलवायु के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो जलवायु पे स्वच्छ ऊर्जा की बात करी जा रही है। अमेरिका ने $369 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है, किस चीज को लेके, क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर प्लांट, विंड पावर, महासागरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इन सब चीजों को लेके, मीथेन को लेके, इन सारी चीजों पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है $369 बिलियन। अपने ही देश में इन्होंने निवेश करा, यानी कि पूरी तकनीक लगाई जाएगी, कितने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसका उपयोग घरों में, उद्योगों में मैक्सिमम हो सके। जितने अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन है, उसको कम से कम करा जा सके। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यहां पर जलवायु संबंधित ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। यहां पर इन्होंने क्या करा है, जिस तरीके से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी तो जो बिजली के बिल्स थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो यहां पर इन्होंने क्या करा है, जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं या जिनकी आय कम है या जो आदिवासी लोग हैं, तो उनके लिए बिलों में, बिजली के बिलों में कटौती करी गई है, पहली चीज। दूसरा, वहां पर स्वच्छ ऊर्जा को बोला गया है कि स्वच्छ ऊर्जा से ही अब जो एनर्जी निकलेगी उनको आप मैक्सिमम यूज करिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक पॉइंट यह बोला गया कि जहां पर भी ऐसा तेल और गैस की ड्रिलिंग होती है, ठीक है, तो वहां पर जो ये मीथेन का रिसाव होता है ना, इस पर भी शुल्क लगाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर देखिए एक चीज बड़ी अजीब सी थी यहां पर कि भाई जहां तक $370 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है, इतना बड़ा पैकेज ये लोग क्लीन एनर्जी पे निवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस विधेयक में ये भी लिखा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन जो होता है, यानी कि कोयला, तेल, ये आप देख रहे हो यहां पर तेल लिखा हुआ है, कोयला, तेल हो गया, इन सब चीजों पर भी निवेश करना इस बिल में लिखा हुआ है। और इसी लाइन का क्या हो रहा है, वहां पर विरोध हो रहा है कि भाई एक तरफ तो आप ऊर्जा की बात कर रहे हो, स्वच्छ ऊर्जा की, और दूसरी तरफ आप जीवाश्म ईंधन पर भी निवेश कर रहे हो, तो दोनों चीजें एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी दिख रही हैं। तो यहां पर अमेरिका ने बोला है कि भाई कहीं पर भी तेल और गैस की अगर ड्रिलिंग करनी है, अगर आपको ये पता लगता है कि पूरे अमेरिका में कहीं पर भी ऐसा तेल और गैस के ये भंडार हैं, तो हम आपको क्या करेंगे, भूमि प्रदान करेंगे, आप वहां पर आके, जो निजी कंपनियां हैं या कोई और कंपनी है, तो वो वहां पर आके ड्रिलिंग कर सकती हैं और उनका शोधन कर सकती हैं। तो ये थे बिल की मुख्य बातें जो 3 चीजों पर ध्यान देती हैं। अब अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, ये बिल लाने की आवश्यकता क्या थी, तो आपको पता होगा
हाल ही में आपने सुना होगा हीट वेव से तो खैर पूरे विश्व में ही आई हैं, ठीक है। जंगल की आग की बात कर लें, चक्रवात, बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा अमेरिका में इन चीजों की आवृत्ति बढ़ गई है, जिससे कि अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि भाई हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है कदम उठाने होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हुआ है, इस बिल को लाना अति आवश्यक हो गया था। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब बढ़ते हैं अपने मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में जो राज्य सरकारें हैं उनकी वित्तीय स्वायत्ता काफी कमजोर हुई है, क्या आप सहमत हैं? इस पर चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न देखिए मैंने G20 से लिया है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से भारत को एक वैश्विक वैचारिक नेता के रूप में अपनी स्थिति पर जोर देने का मौका मिलता है, टिप्पणी करनी है। हमको एक लीडर बनने का सौभाग्य यहां पर मिला है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो आप मेंशन करिएगा। उसके अलावा भी यदि आपके पास कोई दिमाग में पॉइंट आते हैं तो आप उनको भी आंसर में लिख सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप बता भी सकते हो कि ये पॉइंट्स हैं जिनको भारत को G20 के मंच पे कवर करना चाहिए। चलिए, ऊर्जा संरक्षण की इतनी बात हो रही है तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 अभी हाल ही में जुलाई महीने में निकाला गया था। मेरे को बताइए कि यह सूचकांक जो है वो निकाला किसने है, कौन से संगठन ने निकाला है भारत के अंदर, और इसमें टॉप 3 बड़े राज्य, इसमें कई सारे हैं ना, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो बताइए मेरे को बड़े राज्यों में नंबर 1 कौन है, छोटे राज्यों में नंबर 1 कौन है और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 कौन है, ठीक है। तो मैंने 2 प्रश्न आज आपसे पूछे हैं। एक तो हमने पूछा है आपसे ट्रॉइका क्या होता है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूटी में टॉप किस राज्य ने करा है, आपको उनके आंसर कमेंट में लिखने हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनका भी ज्ञानवर्धन होता है, ठीक है। चलिए अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आज का जो टॉपिक मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूला करिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।